सुनो, आ जाओ खाना खा लो। हाँ लगाओ खाना, बड़ी मेहनत हो गई आज तो। इतनी धूप हो रही है, अब खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो ना। अरे मेरी रानी, जब तक खेत तैयार नहीं हो जाता तब तक आराम नहीं कर सकता। पता है कितना काम बाकी है। बस करो और मत बताओ। क्यों भाई? फिर कहोगे रानी तुम भी मेरे साथ खेती करो। मैंने तुम्हें सब समझा ही दिया है। कुछ भी कहो, समझदार तो हो तुम। मेरे कहने से पहले ही मेरे मन की बात समझ जाती हो। हाँ हाँ ठीक है, चलो पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में। लाओ, अच्छा क्या बनाया है आज? आपकी मनपसंद सब्जी। बैंगन बनाए हैं? हाँ, कल शाम को ही बाजार से ले आई थी तो सोचा बना दूं आपके लिए। क्या बात है। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रहने दो भगवान, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। बाजार से बैंगन लेकर आई, मेरे लिए बैंगन की सब्जी, और फिर यहाँ खेत तक खाने का डब्बा लेकर भी आई हो, तो जरूर कोई तो काम होगा। बताओ बताओ। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अगले महीने छोटू की शादी है तो सोच रही थी कि एक साड़ी ले लूं है? हाँ मतलब। रहने दो, मैं समझ गया। कल मेरे साथ बाजार चलना, दिला दूंगा। मोहन की बात सुनकर रानी भी हंस दी। वो बहुत खुश थी। मोहन और रानी एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहन खेती करके परिवार का गुजारा चलाता था और उसकी पत्नी रानी घर संभालती थी। रानी बहुत ही समझदार और अच्छी थी। फिर एक शाम, अच्छा सुनो, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर ये थाली लेकर कहाँ जा रही हो? अरे वो मंदिर के बाहर बहुत से भिखारी बैठे रहते हैं, थोड़े से गुलगुले बनाए थे, सोचा उन्हें भी खिला दूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ, पर हम भी तो गरीब ही हैं, हमारी मदद तो कोई नहीं करता। चिंता मत करो, वो है ना ऊपर नीली छतरी वाला, देखना वो हमारी मदद जरूर करेगा। मोहन की बात सुनकर रानी मुस्कुरा दी और थाली लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। भगवान के दर्शन करने के बाद जब वो लौटी तो उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के पास कुछ भिखारी बैठे थे। उसने अपनी थाली से कपड़ा हटाया और वहाँ बैठे भिखारियों को गुलगुले देने लगी। तभी वहाँ उसे एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। रानी ने उनकी तरफ गुलगुले बढ़ाते हुए कहा, लो बाबा, गुलगुले खा लो। आहा, क्या बात है बेटी, कितने साल हो गए गुलगुले नहीं खाए। आज तुम्हारे माध्यम से गुलगुलों की प्राप्ति हो गई। तुम्हारा धन्यवाद बेटी। कोई बात नहीं बाबा। रानी जब भी कुछ अच्छा बनाती तो वो मंदिर जाकर भिखारियों को जरूर कुछ न कुछ देती। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीतने लगा। और फिर एक दिन, क्या हुआ जी, बड़ी गहरी चिंता में हो? हाँ रानी, सोच रहा हूँ इस बार खेत में गेहूं और धान की बजाय सब्जी लगाऊं। ऐसा क्यों? अरे सब्जी का पैसा हाथों हाथ मिल जाता है और कमाई भी अच्छी है। तो फिर इसमें सोचना क्या है? हाँ वही सोच रहा हूँ, कल ही बीज लाता हूँ। इस बार पूरे खेत में बैंगन ही बैंगन लगा दूंगा। हे भगवान, फिर तो रोज बैंगन ही खाने पड़ेंगे, जिंदगी एकदम। अच्छा सुनिए, आपके पास बैंगन का बीज लाने के लिए पैसे तो है ना? हाँ है तो सही, पर ज्यादा नहीं है। एक काम करता हूँ, जमींदार से उधार ले लेता हूँ और जब सब्जी बिक जाएगी तो उसे वापस कर दूंगा। हाँ, पर जरा सोच समझ कर। सुना है जमींदार बहुत ही लालची और खड़ूस है। गांव का जमींदार वाकई बहुत लालची और बदतमीज था, पर पैसों की जरूरत थी, इसलिए मोहन उसकी चौखट पर पहुंच गया। राम राम मालिक। अरे वाह, आओ मोहन, बताओ क्या बात है? मालिक, वो मैं इस बार खेत में बैंगन लगाने की सोच रहा था। बीज के पैसे कम पड़ रहे थे तो सोचा शायद आप मदद कर दें। हाँ हाँ ठीक है, कितना पैसा चाहिए? कुछ पैसे मेरे पास है मालिक, आप बस 10,000 दे दीजिए, मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। ठीक है, पर ब्याज देना पड़ेगा भाई। 3 महीने बाद पूरे 15,000 लूंगा। मंजूर हो तो बात करो, वरना चलते बनो। लालची जमींदार का ब्याज सुनकर मोहन चुपचाप वहाँ से चला आया और फिर घर आकर, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? अरे वो जमींदार कहता है 3 महीने बाद 10 के 15,000 देने पड़ेंगे। अरे बाप रे, 3 महीने का ब्याज 15%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, पर अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। चिंता मत करो, आपने ही तो कहा था ना कि वो नीली छतरी वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ वो तो है। एक काम करता हूँ, जितने पैसे हैं मेरे पास अभी उतने का बीज ले आता हूँ और जब पहली फसल आएगी तो उस पैसों से और बीज ले लूंगा। ये तय करने के बाद अगली सुबह दोनों पति पत्नी फिर से मंदिर गए। वहाँ भगवान की पूजा की और वापस लौटने लगे, पर आज उन दोनों के चेहरे उदास थे। ये देखकर साधु बाबा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों, कुछ परेशानी है क्या? माफ करना बाबा, आज कुछ ला नहीं पाए। मतलब मुश्किल घड़ी है, मुझे बताओ क्या बात है? अब नहीं बाबा, कुछ नहीं, हम चलते हैं। हाँ हाँ चले जाना, पर पहले एक काम करो। ये कहकर साधु बाबा ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक बीज बाहर निकालते हुए बोले, ये लो, ये लेते जाओ अपने साथ। एक बीज? हम इसका क्या करें बाबा? ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, इसे उगाओ और इससे जो बैंगन आएंगे वो कोई साधारण बैंगन नहीं होंगे। उन बैंगनों से बनी सब्जी खाकर जो चाहोगे वो मिलेगा। बस एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना। पर बाबा, आपको कैसे पता कि हमें?
मैं सब जानता हूँ। जमींदार बहुत ब्याज मांग रहा है ना, वैसे उससे सावधान रहना। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास जादुई बैंगन है तो वो जरूर इसे खाने की कोशिश करेगा। तो हम उसे कैसे रोकेंगे बाबा? उसके पास तो लठैत है। जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगी। ये कहकर मोहन ने उस बीज को ले जाकर घर के आंगन में उसे बो दिया। चौंकाने वाली बात थी कि अगली सुबह ही वो बीज एक हरे भरे पौधे में बदल गया था, और तो और उस पर खूब चमकदार और बड़े बड़े बैंगन भी लग गए थे। सुनिए ये देखिए, बाबा ने सही कहा था, जादुई बैंगन आ गए। अब मैं जल्दी से इसकी सब्जी बनाती हूँ। हाँ, पर ध्यान रखना, बैंगन में से 2-3 बीज संभाल कर रख लेना, उन्हें भी उगाएंगे। रानी ने ऐसा ही किया और फिर जादुई बैंगन की सब्जी बनाई। वो सब्जी बहुत ही स्वाद बनी थी। और फिर कसम से रानी, इतना स्वादिष्ट बैंगन मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से आई हो ये सब्जी। हाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ। अरे वही बर्तन, वही मसाले, वही बनाने का तरीका, पर स्वाद तो देखो कितना बढ़िया आया है। उन दोनों ने मन भर कर जादुई बैंगन की सब्जी खाई और फिर एक साथ आंखें बंद करके कहा, जादुई बैंगन, मेरे पति को बैंगन की खेती करनी है, तो हमें इतना बीज दे दो कि हम पूरे खेत में बैंगन लगा सके। इसके बाद जादुई बैंगन ने अपना कमाल दिखाया और उसी वक्त उनकी आंखों के सामने ढेर सारे बीज के बोरे आ गए, जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अगले ही दिन मोहन ने अपने पूरे खेत में बैंगन का बीज बो दिए और फिर शाम को लगा दिए बीज। हाँ, पूरा खेत भर दिया मैंने रानी। वैसे ये तो कमाल ही हो गया। मेरा मन कर रहा है कि सबके लिए हलवा बनाऊं और मंदिर में जाकर सबको खिलाऊं। हाँ, पर सूजी और देसी घी कहाँ से आएगा? जादुई बैंगन देगा ना, चिंता की क्या बात है। जादुई बैंगन की सब्जी खाकर इस बार रानी ने सूजी और ढेर सारा देसी घी मांगा, जो उसे तुरंत ही मिल गया। उधर इस बात की भनक लालची जमींदार को लग गई और फिर कुछ तो बात है, इस मोहन के बच्चे ने पूरे खेत में बैंगन का बीज लगा लिया। उसकी पत्नी देसी घी का हलवा बांटती फिर रही है। पता करना पड़ेगा कि इसके हाथ कौन सा जादुई खजाना लगा है। जमींदार ने तुरंत अपने लठैतों को मोहन का राज जानने के काम पर लगा दिया और फिर उसे जादुई बैंगन के बारे में पता चला। अच्छा, तो ये मामला है। जादुई बैंगन की सब्जी खाकर वो जो चाहे हासिल कर रहा है। मुझे वो बैंगन चाहिए, उसे पाकर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर जमींदार अपने लठैतों को साथ लेकर फौरन मोहन के घर पहुंच गया। घर के आंगन में उसे वही जादुई बैंगन का पौधा दिखाई दिया, लेकिन उस समय उसमें एक भी बैंगन नहीं था। और फिर देख मोहन, मुझे तेरे जादुई बैंगन का राज पता चल गया है। चुपचाप मुझे एक बैंगन दे दे, वरना तुम दोनों को बहुत पिटवाऊंगा। ऐसा मत करिए मालिक, वो गरीबों की मदद के लिए है। कैसी बातें कर रहे हो? सुना नहीं आपने, वो कह रहे हैं कि वो अपने लठैतों से हमें पिटवा देंगे। जमींदार जी, आप एक काम करिए, आज तो एक भी बैंगन नहीं है। आप कल सुबह आ जाना, सुबह इसमें जब बैंगन आएगा तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, पर मेरे साथ कोई चालाकी नहीं, वरना तुम दोनों जानते हो कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ये तुमने क्या किया? अब वो जादुई बैंगन लेकर पाप करेगा। भरोसा रखिए मुझ पर, सब ठीक होगा। इसके बाद रानी ने बची हुई बैंगन की सब्जी खाई और फिर कहा, हे जादुई बैंगन, आप मुझे बिल्कुल अपने जैसा एक बैंगन दे दीजिए। लेकिन रानी ने बैंगन से कुछ ऐसा मांगा कि जिसे सुनकर मोहन जोर जोर से हंसने लगा। और फिर अगले दिन, कहाँ है मेरा बैंगन? ये लीजिए, आप बस इसकी सब्जी बनाकर खा लेना और फिर आपको अपने आप वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हैं। सही है, अब आएगा मजा। जमींदार ने घर जाते ही उस बैंगन की सब्जी बनवाई और झट से पूरी सब्जी खा गया। लेकिन फिर वो कुछ मांगता उससे पहले ही उसके पेट में जबरदस्त दर्द उठा और वो अपना पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो अगले ही पल उसे फिर से बाथरूम जाना पड़ा। अब तो उसकी छड़ी लग गई, क्योंकि वो हर 10 मिनट में बाथरूम जा रहा था। एक बार मेरा पेट ठीक हो जाए, फिर मैं उन दोनों को बताऊंगा। दस्त से परेशान जमींदार बहुत कमजोर हो गया था और तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रानी और मोहन के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मोहन भाई, मैंने बहुत गलत किया। लालच करके मैंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं कभी आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। बस मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जमींदार की ऐसी हालत देखकर रानी और मोहन मुस्कुराए और फिर रानी ने उसे जादुई बैंगन का एक टुकड़ा दिया, जिसे खाते ही जमींदार को आराम आ गया। सूरजपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक परिवार रहता था। सरला अपने बड़े बेटे सचिन, बहू जानवी
छोटे बेटे अमन और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। मई जून की तपती गर्मियों में धूप के कारण घर का हर एक व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता था, और खासकर अगर घर में थोड़ी गरीबी हो तो गर्मियां काटना और भी मुश्किल हो जाता। ऐसे ही एक रोज सुबह से लाइट नहीं थी, इसलिए सरला हाथ का पंखा लेकर हवा कर रही होती है कि तभी उसकी बहू जानवी उसे खाना लाकर देती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, मेरा तो जी निकला जा रहा है इस गर्मी के मारे। माँ जी, आप खाना खा लीजिए, लाइए मैं आपको हवा कर देती हूँ। सास जैसे ही रोटी का एक निवाला मुंह में डालती है तभी उसको सब्जी में मिर्च लग जाती है, और गर्मी में मिर्च खाने से उसका पारा 100 के ऊपर चला जाता है। बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? पूरा डिब्बा मिर्च का डाल दिया क्या? माँ जी, मैंने तो मिर्च बहुत ना के बराबर डाली है। अरे तूने कम डाली थी तो मेरा मुंह क्यों फुक रहा है? जा मर जा, यहाँ से पानी ला कर दे दे। ओए माँ, मेरा तो कलेजा ही जल गया। लीजिए माँ जी पानी। माँ जी, आप ठीक तो हैं? चली जाए यहाँ से, ले जा उठाकर इसको यहाँ से, वैसे ही मेरी हालत खराब कर दी। जानवी अपनी सास के पास से बिना कुछ बोले चली। तभी थोड़ी देर बाद जानवी का देवर अमन बाहर से कड़कती धूप में आता है। भाभी, भाभी, फ्रिज में ठंडा पानी क्यों नहीं रहता है? देवर जी, अब इतनी गर्मी है, ऊपर से सुबह से लाइट भी नहीं है। ओफो, इस घर में तो ठंडा पानी तक पीने को नसीब नहीं होता। ऐसा बोलकर अमन भी अपने कमरे में चला जाता है और बेचारी जानवी सबकी बातों को बर्दाश्त करती रहती। और तभी उसकी ननद, भाभी भाभी, ये बताओ ना, रसोई में खाना क्यों नहीं रखा आपने बनाकर? जानवी, मैंने तो बनाया था, तुम्हारी 3 रोटी और सब्जी भी रखी थी। बनाई होती तो रसोई में ही रखी होती ना, भूत तो नहीं खा गया उनको? इससे पहले मेरा गुस्सा अब तुम पर उतरे, जल्दी से खाना बनाकर ले आओ। जानवी रसोई में जाती है और पिंकी के लिए खाना बनाती है। गर्मी तो उसको भी लगती है, पर उसको कूल रहना आता था और मुस्कुराते हुए पिंकी को खाना बनाकर दे देती है। थोड़ी देर बाद, जानवी, ओ महारानी, आवाज नहीं आई क्या मेरी, या बहरी हो गई हो? मेरे लिए ठंडा चिल्ड सा पानी लेकर आओ। जी, वो आज पूरे दिन घर में लाइट नहीं थी ना, इसलिए ठंडा पानी नहीं है। मैं आपको घड़े में से लाकर देती हूँ। जानवी सचिन को घड़े में से पीने के लिए पानी लाकर देती है, जो कि कम ठंडा होता है। लीजिए पानी। ये ठंडा पानी है, कुछ तो शर्म कर लिया करो। बाहर से 10 रुपए की बर्फी लेकर पानी में डाल देती। अब जाओ यहाँ से, मेरे लिए नहाने के लिए पानी की बाल्टी भर दो। जी, घर में पानी तो खत्म है, बाहर से लाना पड़ेगा। हाँ तो लेकर आओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो खड़ी खड़ी? बहुत तेज गर्मी लग रही है, जल्दी से पानी लाओ। जी, मैं अभी भर कर लाती हूँ। जानवी सचिन को नल से पानी की बाल्टी भर कर लाती है और वो पूरी तरह पसीनों में हालत बेकार हो गई, पर वो फिर भी और सचिन को नहाने के लिए पानी लाकर देती है। अब जाकर चैन मिला है शरीर को। एक काम करो जानवी, खाने के लिए रहने दो, मुझे बाहर से बर्फ लाकर नींबू पानी बना दो। जानवी रात को बाजार में जाती है और बर्फ लाकर नींबू पानी बनाती है, जिसे पीकर सचिन सो जाता है और जानवी उसकी पंखे से हवा करती रहती है। घर में बिना लाइट के 2 दिन गुजर जाते हैं, पर लाइट नहीं आती और सब लोग गर्मी के कारण जानवी पर अपना गुस्सा निकालते रहते थे। अगले दिन, भाभी, भाभी, मेरे कमरे में मेरा कॉलेज का आई कार्ड था, कहाँ है वो? देवर जी, मैंने तो कोई आई कार्ड नहीं देखा था वहाँ पर, मैं तो सफाई करके आ गई थी। भाभी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा आई कार्ड ढूंढ कर दो, कहाँ है? अंदर अंधेरे में मोमबत्ती लेकर जानवी आई कार्ड ढूंढती है। जबकि गर्मी के कारण पसीने से उसकी हालत बेकार थी, फिर भी वो आई कार्ड ढूंढ कर लाई। लीजिए देवर जी, आपकी पैंट की जेब में रखा था। सचिन कॉलेज चला जाता है। घर में सबका गर्मी के मारे दिमाग खराब रहता है, लेकिन फिर भी उस घर की बहू जिम्मेदारियां निभाते हुए भी काफी कूल रहती थी। पर जानवी कभी किसी को उल्टा पलट कर जवाब नहीं देती थी। अगर इतनी गर्मी में उनको वो पलट कर जवाब देती तो घर का वातावरण और भी ज्यादा गर्म हो जाता। अगले दिन सास को गर्मी के कारण चक्कर आने लगते हैं और तभी उसकी बहू उसको पकड़कर कुर्सी पर बिठाती है। अगले दिन सास को गर्मी के कारण चक्कर आने लगते हैं और तभी उसकी बहू उसको पकड़कर कुर्सी पर बिठाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? अपनी आंखें खोलिए। सास अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोल रही थी। तभी वो अपनी बहू से कहती है, मेरे शरीर में से
गर्मी के मारे आग निकल रही है। बहू बहू तो कुछ कर। ऐसा करती हूँ, माँ जी को बाहर पेड़ के नीचे लेकर जाती हूँ। अभी जानवी अपनी सास को एक पेड़ के नीचे बिठाती है जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और एक बाल्टी पानी नल से लाकर सास के सर पर ठंडा तौलिया रख देती, जिससे सास को बड़ी राहत मिलती है और उसकी तबीयत ठीक हो गई। आहा, बहू बड़ी राहत मिल रही है, अब जाकर सुकून मिला है। माँ जी, अगर हम गर्मी से लड़ने की बजाय एक दूसरे से प्यार करेंगे तो घर में हम गर्मी का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। जानवी की बात सुन धीरे धीरे सास का गुस्सा शांत हुआ और अपनी बहू को इतनी गर्मी में भी घर की सारी जिम्मेदारियां मुस्कुराते हुए निभाते देख सास को अपनी बहू पर बड़ा गर्व महसूस होता है। बहू, गर्मी तो तुम्हें भी लगती होगी और ऊपर से तुम सारा घर का काम भी करती हो, मगर एक बार गर्मी का नाम नहीं लेती हो और हम कितना कुछ तुमको बोल देते हैं, फिर भी पलट कर जवाब नहीं देती। इतनी सहनशीलता कैसे है तुम्हारे अंदर? गर्मी सिर्फ मौसम नहीं होता माँ जी, कई बार रिश्तों में भी होती है और उसे ठंडा करने के लिए कूलर पंखे की जरूरत नहीं होती। आपस में समझदारी, धैर्य और प्यार होना चाहिए, इसीलिए मैं गर्मी में भी कूल रहती हूँ। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई। जानवी अपनी सास को माफ कर देती है और अगले दिन घर में लाइट आ जाती है। फिर जानवी सबके लिए नींबू पानी, बेल का शरबत और ठंडी छाछ बना कर देती और सबके दिमाग को ठंडा रखती थी। घर को साफ सुथरा और हवादार रखती ताकि घर का वातावरण ठंडा बने रहे। इस तरह जानवी एक कूल बहू कहलाई। ये कहानी है नासिक के गांव के अमर कॉलोनी मोहल्ले की। वहाँ की सभी औरतें जो कि अपने संस्कारों की वजह से जानी जाती थीं। पूरा अमर कॉलोनी मोहल्ला बहुत ज्यादा संस्कारी और मिलनसार था, लेकिन वहाँ सब लोग अलग अलग जगह से आकर बसे हुए थे, पर फिर भी सब में बड़ा प्यार था। फिर एक दिन गली की सभी औरतें बाहर सब्जी खरीद रही थी। अरे भैया, 2 किलो प्याज भी डाल देना। लो मैडम, अपनी 2 किलो प्याज। मैं सोच रही थी कि आज मटर पनीर बना लेती हूँ। और तुम क्या बना रही हो सुमन? सोच रही थी आज तुम लोगों की सलाह से बना लेती हूँ कुछ। अरे आपने भी क्या बात बोल दी, आज मैं मटर मशरूम बना रही हूँ, तुम भी वही बना लो। सुमन ने सपना के कहने पर मटर मशरूम ले लिए और गली की सभी औरतें सब्जी ले ही रही थी कि तभी उनके मोहल्ले में एक गाड़ी आकर रुकती है। ये किसकी गाड़ी आई है? कभी देखी नहीं मोहल्ले में। शर्मा जी ने खरीदी है क्या? हो भी सकता है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में वही तो है जिसकी सरकारी नौकरी है। अरे नहीं, वो नहीं है, ये तो नए लोग आए मोहल्ले में जिन्होंने शायद वो कोने वाला नया मकान खरीदा है। सभी औरतें गाड़ी पर अपनी नजर गड़ाकर देख रही थी। तभी गाड़ी में से एक बुढ़िया और उसकी बहू निकलती हैं, जिन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और साथ में उसकी एक नौकरानी थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। और ये सब देखकर मोहल्ले की सारी औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई। और तभी सास अपनी बहू से कहती है, ओहो जल्दी आओ नैना, मुझसे इतनी तेज धूप में नहीं रुका जा रहा है। यस मॉम, आ रही हूँ, पहले अपनी कॉलोनी को ठीक से देख तो लूं। मॉम, यहाँ सब हमको ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओहो नैना, तुम इन सब पर ध्यान मत दो, ये लोग हमारे टाइप के नहीं है, चलो जल्दी अंदर आओ। ऐसे बोलकर सास बहू अंदर चली जाती हैं और उनको देखकर मोहल्ले की सारी औरतें बातें करने लगती हैं। राम राम राम, ये हम लोगों ने क्या देख लिया? एक बुढ़िया, वो भी ऐसे कपड़ों में जिसका आधा शरीर दिख रहा था। बुढ़िया तो बुढ़िया, उसकी बहू ने भी ऐसे कपड़े पहने हुए थे। अब ऐसी औरतें हमारी कॉलोनी में रहेंगी क्या? हमारे आदमियों पर क्या ही असर पड़ेगा? हमारा मोहल्ला इज्जतदार और संस्कारी के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ ऐसी औरतें रहने लगी तो पता भी है तुम्हें इसका मतलब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बेशर्म सास बहू। इसके बाद सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं। वहीं अगले दिन बेशर्म सास और बेशर्म बहू एक दूसरे से, डार्लिंग मेरा तो मन कर रहा है ये ड्रेस उतार कर एक शॉर्ट टाइट और क्रॉप टॉप पहन लूं। मैम, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, ये मोहल्ला मुझे इस तरीके के कपड़े पहनने वाला लग नहीं रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हूँ? मैं और मेरी बहू आजाद हैं और हम कहीं भी कैसे भी रह सकते हैं, और अब तू बताएगी क्या पहनना है क्या नहीं। फिर अगले दिन, नैना आओ तुमको मैं आज यहाँ की मार्केट घुमा कर लाती हूँ। आज भी सास बहू मोहल्ले में वैसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं और नीचे आकर एक लड़के से पूछती हैं, सुनिए क्या यहाँ कहीं आसपास क्लब है क्या? अरे मैम नहीं, हम ऐसी जगह नहीं जाते हैं, यहाँ तो शरीफ लोग रहते हैं, हमको नहीं पता ये सब कहाँ होते हैं। ओफो मॉम, आप भी इस टकली से क्यों पूछ रही हैं? इसकी शक्ल नहीं लग रही क्लब जाने की। ऐसा बोलकर दोनों बेशर्म सास बहू हंसने लगती हैं और एक टैक्सी बुक करके क्लब चली जाती हैं। फिर एक ही दिन में उनकी हरकतों से वहाँ के आवारा लड़के उस मोहल्ले में आने लगे
और धीरे धीरे अब रोज ऐसे ही होने लगा था। जिस मोहल्ले को किसी ने गंदी नजर से नहीं देखा था, अब वहाँ गली के कहीं कोने पर तो कहीं चाय की दुकान पर अब हर जगह बाहर के गुंडे आने लगे, जिसकी वजह सिर्फ मोहल्ले में आई वो बेशर्म सास बहू थी। एक रोज, नैना बहू बड़ी गर्मी है, चलो आज सोसाइटी के स्विमिंग पूल में जाकर नहाते हैं, वैसे भी खुले आसमां के नीचे नहाने में भी अलग ही रिलैक्स मिलता है। ठीक कहा माँ जी, मैं अभी नई वाली बिकनी पहन कर आती हूँ जो हमने मॉल से ली थी। अब वो दोनों पूल में जाकर नहाने लगती हैं, जिस कारण शर्म के मारे बाकी आदमी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब ये सब सोसाइटी की औरतों से बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन मोहल्ले की सारी औरतें बाहर इकट्ठा हुई। हमारा तो इन बेशर्म बहुओं की वजह से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। रात भर बाहर घूमती है और रात को शराब पीकर घर आती है। अपने पीछे 4 लफंगों को और लेकर आती है, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हम अपने मोहल्ले में से निकाल कर बाहर कर देंगे। तभी सारी औरतें बेशर्म सास बहू के घर पहुंच जाती हैं। वो अंदर गाने चलाकर बियर पीकर डांस कर रही थी। अरे दरवाजा खोलो, अंदर से खोलो, जल्दी से दरवाजा, बहरी होकर बैठी हो क्या, दरवाजा खोलो। सपना की दूसरी आवाज पर नैना ने अपने घर का दरवाजा खोला। ओ हेलो मैम, कौन हो आप लोग और हमारी पार्टी क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इस उम्र में क्या पहन रखा है? खुद तो बिगड़ी हुई हो और बहुओं को भी बिगाड़ रही हो। राम राम राम, चीची चीची, कितनी गंदी बदबू आ रही है इन बेवड़ियों के मुंह से। बिल्कुल इन बेशर्म सास बहुओं ने तो अपनी शर्म लिहाज उतार फेंकी है। अब बस बहुत हुआ तुम दोनों सास बहुओं का। तुम लोगों ने हमारे मोहल्ले का नाम खराब करके रख दिया है। अब हम सब लोग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मोहल्ले में से अपना घर खाली करो और वहाँ जाकर रहो जहाँ तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं। यहाँ रातों को औरतें बाहर शराब पीकर सड़कों पर नहीं घूमती हैं और ना ही सबके सामने खुले में स्विमिंग में घूमती हैं। क्यों जाएं हम अपना घर छोड़कर? आप जाइए हमारे घर से, सारी पार्टी खराब कर दी हमारी। स्टूपिड लोग, स्टूपिड की बच्ची, तुझे हम बताते हैं। सारी औरतें उनके घर में घुस गई और उनको सोसाइटी से जाने पर मजबूर कर दिया। उनका सामान उठा उठा कर फेंकने लगी, जिससे उनका सारा नशा उतर गया और वो दोनों डर जाती हैं। आप हमारा सामान मत फेंकिए, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। आज से हम लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे और रातों को बाहर भी नहीं घूमेंगे। सास की बात सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें उनके घर से चली जाती हैं और दोनों बेशर्म सास बहुओं के पास कहीं और जाने का चारा नहीं था और अब वो वहीं की औरतों के ढंग में ढल गई। धीरे धीरे वो भी संस्कारी बनने की कोशिश करने लगी और अब दोनों सास बहू साड़ी पहनने लगी और सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगी और मोहल्ले की औरतों ने उन दोनों को अपना लिया।